हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अकाउंटेंसी की बेसिक क्लास। ये क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आज तक अकाउंटेंसी पढ़ी ही नहीं है कि अकाउंटेंसी क्या होती है, उन्हें नहीं पता है। तो उनके लिए मैं अकाउंटेंसी लेके आया हूँ कि हम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, बेसिकली दो तरीके के पर्सन होते हैं। एक पर्सन ऐसा होता है जो जॉब करेगा, एक पर्सन ऐसा है जो बिजनेस करेगा। आपके पेरेंट्स भी इन दोनों कैटेगरी में से कहीं फॉलो हो रहे होंगे। या तो आइदर वो क्या कर रहे होंगे, कहीं जॉब करते होंगे, या फिर कोई बिजनेस करते होंगे। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स जॉब कर रहा है, उसकी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपए। तो पूरे साल में उसने कितना पैसा कमाया, अगर हम उसकी इनकम निकालें 1 लाख इंटू 12, तो कितनी इनकम हो गई उसकी पूरे साल की? 12 लाख रुपए। वो पूरे साल में कितना पैसा कमा रहा है? 12 लाख रुपए। अब अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो अब उसकी इनकम कैसे निकले? मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी इनकम जनवरी में हुई 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, कब? जनवरी में। तो क्या ऐसा जरूरी है कि वो फरवरी में भी 1 लाख ही कमाएगा, या मार्च में भी 1 लाख ही कमाएगा, अप्रैल में भी 1 लाख ही कमाएगा, हर महीने 1 लाख रुपए कमाएगा? बिजनेस में तो ऐसा जरूरी नहीं है। बिजनेस में क्या होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। प्रॉफिट भी क्या होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, यानी कि इनस्टेबिलिटी है। अगर कोई पर्सन एक महीने में 1 लाख रुपए बिजनेस से अर्न कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट मंथ भी उसकी इतनी ही इनकम होगी। तो अब अकाउंट उस बिजनेसमैन की इनकम कैसे निकाले? हाउ टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ द बिजनेसमैन। अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं तो आप उनसे पूछेंगे कि आज एक महीने में कितना पैसा कमाया, तो हर महीने अलग अलग पैसे कमाए। लेकिन बिजनेस में तो हर दिन अलग होता है। किसी दिन बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कम कस्टमर है। अब तो बिजनेस की इनकम निकाले कैसे? तो इसके लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट बना है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का बेटा काम क्या है? ये आपको हेल्प करेगा टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस। कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस से हमें कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, वो हम निकालते हैं अकाउंटेंसी से। तो यानी कि अकाउंटेंसी हम पढ़ क्यों रहे हैं कि अगर हमने कोई बिजनेस करा है, उस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो कितने रुपए का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने हो रहा है। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हम पेन का बिजनेस करते हैं। ये मेरे हाथ में पेन है। ये पेन हम दिल्ली से खरीद के लाते हैं 20 रुपए। इसको हम यहाँ पर अपनी जो सिटी है उसके अंदर सोल्ड कर रहे हैं। जिस भी सिटी से आप देख रहे हैं, मान लीजिए हम गाजियाबाद से देख रहे हैं, मुराद में दिल्ली से हम ये पेन लेके आए 20 रुपीज का। कितने का बेच रहे हैं? 30 रुपए। पहला क्वेश्चन मेरा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट है या लॉस है। दूसरा क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट है तो कितने का है, या फिर लॉस है तो कितने का? कितने का लाया है मैं पेन लिए? 20 का। कितने का बेच रहा हूँ? 30 का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कितने रुपए का हो रहा है? 10 रुपए का। और अगर मैं कहूँ कि ये गलत है, अरे सर ऐसे कैसे कह सकते हो? 30 रुपए का पेन हम बेच रहे हैं, 20 का लेके आए, 10 रुपए का प्रॉफिट है। बचपन से ही सीखते हुए तो बेटा आप में और एक अकाउंटेंट में फर्क क्या रहेगा? अभी तक तो हमने अकाउंट्स पढ़नी शुरू ही नहीं करी ना। अगर इतना ही आसान सब कुछ है तो एक अकाउंटेंट की थिंकिंग में और एक नॉर्मल पर्सन की थिंकिंग में क्या फर्क है? कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है ना कि कोई सामान 20 रुपए का लेके आएगा और उसे 18 रुपए का बेचेगा या 15 रुपए का बेचेगा और सोचेगा मुझे प्रॉफिट हो रहा है। सब ऐसे ही करते हैं ना, 20 का सामान लाएंगे, 25 का बेचेंगे, 30 का बेचेंगे, जब भी तो सोच रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं एक अकाउंटेंट के प्रोस्पेक्टिव से आपको समझाता हूँ। 20 रुपए का ये पेन हमने कहां से खरीदा? दिल्ली से। उड़ के तो आएगा नहीं ना हमारे पास। किससे आएगा? ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। वो पैसा भी हम इसी पेन की कॉस्ट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ये पेन आते ही बिक जाएगा? नहीं बिकेगा सर। हमने कोई रेंट पे शॉप ले रखी है, या फिर शॉप हमारी भी है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल,
हमने कोई इंटरनेट लगवा रखा है उसका एक्सपेंसेस, 2-3 हमने सर्वेंट रख रखे हैं उनके पैसे। तो ये सब हम खर्चे क्यों कर रहे हैं, ये पैसा हम खर्च क्यों कर रहे हैं? इस पेन को बेचने के लिए तो कर रहे हैं। अगर ये पेन का बिजनेस ही बंद कर दूं, ना ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जाएगा, ना रेंट जाएगा, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, ना एम्प्लॉइज की सैलरी जाएगी, तो इसका मतलब है उन सबका खर्चा कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। तो ये कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये कैसे कैलकुलेट होगा? जब हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर कर लेंगे, जब हम निकालेंगे कि एक पेन की हमें कितने रुपए की कॉस्ट पड़ती है। मान लीजिए इन सब जितने भी मैंने खर्चे बताए और छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं उनका खर्चा हमने निकाला, तो वो 1 रुपए पेन के हिसाब से हमारा खर्चा हुआ। तो 20 का लेके आए, 1 रुपए पेन का खर्चा हो गया, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बेटा? 21। कितने में बेका? 30 रुपीज में। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 9 रुपीज। तो ये एक अकाउंटेंट की प्रोस्पेक्टिव में और एक नॉर्मल पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको समझाऊंगा। अब समझते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी, एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग, एक कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग। बेटे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग, ये अकाउंटेंसी, इसके बारे में समझते हैं। देखिए मैंने 3 सर्कल बनाए हैं, ये मैंने ऐसे नहीं डिजाइन बनाया है कोई, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए मैंने 3 सर्कल बनाए। इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा सर्कल किसका है? अकाउंटेंसी का। उससे छोटा सर्कल किसका है? अकाउंटिंग का। उससे छोटा सर्कल किसका है? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग एक सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग उससे बड़ा है, मगर अकाउंटिंग के सर्कल के अंदर बुक कीपिंग आ रहा है, इसका मतलब है अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के अंदर तो सब आ गया, अकाउंटिंग भी आ गया और बुक कीपिंग भी आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे याद रखना है, सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी, और जो बीच में है कॉन्सेप्ट वो कौन सा है? हमारा अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग को समझते हैं, सबसे पहले इस छोटे वाले को समझते हैं, इसका मतलब क्या? एक एग्जांपल से समझा। मान लीजिए आपने 10th में बहुत अच्छा स्कोर करा, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, उन्होंने आपको बोला ठीक है बेटा आपके 10th में आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, बहुत मेहनत करी है, हम आपको क्या करते हैं एक टूर स्पॉन्सर कर देते हैं कि वैसे भी गर्मी हो रही है, जाओ पहाड़ों पर घूम के आओ। मगर उनकी एक कंडीशन है, पापा कह रहे हैं कि बेटा पहाड़ों पे चला जा, घूम आओ, अपने दोस्तों के साथ घूम के आ जा। एक कंडीशन है मेरी, जितना पैसा खर्च होगा घर आके एक एक पैसे का हिसाब देना है। क्या कह रहे हैं वो? एक एक पैसे का घर आके क्या देना है? हिसाब देना है। दूसरा वो क्या कह रहे हैं? बेटा लिखना कहीं नहीं है, और उन्होंने अपने आपके पीछे ना एक डिटेक्टिव छोड़ रखा है, वो सब चीजें नोट करता जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि घर आके एक एक रुपए का तो मुझे हिसाब चाहिए, प्लस आपको लिखना भी है। मैं गारंटी से कह रहा हूं अगर आप 2-3 दिन के लिए भी जाओगे ना, पॉसिबल ही नहीं है याद रखना। तो अब एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं, बिजनेस में अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हमने सीखा था क्यों पढ़ रहे हैं? बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए। अब एक बिजनेस में डेली बेसिस पे कितनी ट्रांजैक्शन होती है? एक छोटी सी अगर किराने की दुकान हमने किसमें खोल ली? गली में खोल ली, तो आप देखेंगे 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के कितने सारे डेली बेसिस पे कस्टमर आते हैं। जब हम अपना ही हिसाब नहीं रख सकते तो उन कस्टमरों को कैसे रखेंगे? तो उसके लिए बेटे कॉन्सेप्ट पढ़ा है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या कहता है कि ये कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सबको रिकॉर्ड कर लो। जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को आप एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या कर लीजिए? रिकॉर्ड कर लीजिए। अब इससे क्या होगा? रिकॉर्ड करने से क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड करने से ये हो जाएगा कि अब हमें कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने कितने रुपए का सामान बेचा, आपने कॉपी में लिख लिया। अब मैं फिर वो इसी एग्जांपल पे जाता हूँ। पापा ने टूर पे पहाड़ों पे भेज दिया, हिमाचल भेज दिया, जा बेटा कुल्लू मनाली घूमा। अब आपने क्या करा? यहाँ से पहले रिक्शा में बैठे, ऑटो करा, उस पर जितना खर्चा हुआ वो आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया।
आपने ट्रेन पकड़ी या वोल्वो पकड़ी या फ्लाइट पकड़ी, कुछ भी पकड़ी, उस पे जितना पैसा टिकट का खर्च हुआ वो लिख लिया। आपने होटल लिया, उसका पैसा लिख लिया। आपने कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसका पैसा लिख लिया। तो घर आकर आप डेफिनेटली एक एक रुपए का हिसाब लिखोगे, उसी को बोलते हैं बुकिंग। जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे 1 रुपए की हुई है, 1000 की हुई है, लाख की हुई है, करोड़ों की हुई है, सबको आपको सिस्टमेटिक मैनर में क्या करना है, रिकॉर्ड। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ये है अकाउंटेंसी। सबसे पहले सबसे छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब पढ़ा रहा हूं सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे समझिए, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। देखिए, आज तक आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, 10th तक कौन से पढ़ते थे बेटा? इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और आपकी साइंस पढ़ते थे। किसी पे संस्कृत होगी, संस्कृत पढ़ी होगी, किसी ने आईटी होगी, आईटी पढ़ी होगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, 11th में क्या पढ़ रहे हो? अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, फिजिकल, हिंदी, पेंटिंग, जो भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट की एक बुक खोल के देखना, पहले ही पेज पे उसका बड़ा बड़ा नाम लिखा होता है। बस एक ही अकाउंटेंसी नाम की ऐसी बुक है कि जिस पे नाम ही नहीं लिखा हुआ, उस पे नाम लिखा हुआ है अकाउंटिंग। मैथ्स की बुक पे लिखा है मैथमेटिक्स, इंग्लिश के पे लिखा है इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज के पे लिखा है बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पे लिखा है इकोनॉमिक्स। ये अकाउंटेंसी की ऐसी बुक है कि उसके कवर पेज पे उसका नाम ही नहीं है। उस पे नाम क्या लिखा है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये लिखा हुआ है। आप किसी भी राइटर की बुक उठा लीजिए, सब पे यही लिखा हुआ है। भाई ऐसे क्यों लिखा है? ये मेरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है? अकाउंटेंसी का मीनिंग है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नॉलेज को अकाउंटेंसी बोलते हैं। बेटा बुक्स से क्या मिलती है? सच्ची सच्ची बता, बुक्स से क्या मिलती है? नॉलेज। तो कभी भी हम अकाउंटेंसी नहीं पढ़ते, हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अकाउंटिंग की नॉलेज को ही क्या बोलते हैं? हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो आप हमेशा जीवन भर क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी नहीं पढ़ेंगे आप। इसीलिए बुक पे हमेशा, चाहे आप सीए कर लीजिए, 11th कर लीजिए, 12th कर लीजिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर एक पे क्या बेटा लिखा हुआ मिलेगा? अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग की नॉलेज को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी बोलते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो अकाउंटिंग क्या है बेटा? अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम बहुत सारी चीजें करेंगे। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। इसको समझते, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूरी 11th ही कवर कर दी मैंने इसी अकाउंटिंग के अंदर। पूरी 11th 12th सब कवर अप हो गई हमारी। अब क्या है भाई? ये क्या होता है? सबसे पहले बेटा आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है सर? देखिए, एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। क्या मुझे तो जहां तक पता है क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी क्या है? रिलायंस। उसका ओनर कौन है? उसका ओनर है अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, कोई भी अंबानी। तो भैया रिलायंस क्या है? रिलायंस है बिजनेस। रिलायंस बिजनेस का तो नाम है उनके। और अंबानी कौन है? बिजनेस मैन। बेटा हम जो अकाउंट बनाते हैं, हम जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, वो बिजनेसमैन का नहीं निकालते, वो हम निकालते हैं बिजनेस का। अगर आपको ध्यान न हो तो देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हैं? टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस।
बिजनेसमैन नहीं लिखा मैंने। हम बिजनेसमैन का प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल रहे, हम किसका निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बिजनेस का। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस की है या बिजनेसमैन की है। सर समझ नहीं आया क्या बताना चाह रहे, इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए हमने कोई घर किराए, कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली, हमने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली 10,000 रुपए महीने। उस प्रॉपर्टी में हम खुद रहने लग गए, उस प्रॉपर्टी में हम खुद रहने लग गए, तो वो अब जो 10,000 रुपए रेंट जा रहा है वो मेरा पर्सनल खर्चा, उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल जा रहा है वो मेरा पर्सनल खर्चा। अगर अब उस प्रॉपर्टी को मैं कहाँ यूज कर लूँ, अपने बिजनेस में यूज कर लूँ, उसमें कोई फैक्ट्री खोल लूँ, दुकान खोल लूँ, कोई गोडाउन बना लूँ, तो अब जो उसका रेंट जाएगा वो मेरा होगा बिजनेस का खर्चा, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा वो मेरा होगा बिजनेस का खर्चा। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन। पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो उसके अकाउंट नहीं बनाते, हम किसके बनाते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन। तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी तो हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग अभी पढ़ाया मैंने, बुक कीपिंग को रिकॉर्डिंग बोलते हैं कि जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है सबको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखेंगे कैसे बेटा, एक रजिस्टर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, सब चीजें लिखो। आप इसको ऐसे समझिए रिकॉर्डिंग को और अच्छे तरीके से बताते हैं। आप स्कूल गए, स्कूल में एक रजिस्टर ले गए, ऐसे तो करते हैं सब बच्चे, आज की जनरेशन ऐसे ही तो करती है कि एक रफ रजिस्टर ले गए, अकाउंट का काम भी उसी में उतार दिया, हिंदी का काम भी उसी में उतार दिया, इंग्लिश का भी उसी में नोट कर लिया, बिजनेस का भी उसी में कर लिया, इकोनॉमिक्स का भी उसी में कर लिया। लिखा तो यानी कि सब कुछ है ना, सारा कॉपी में लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक ही नोटबुक में सारा काम हम लिख देंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लिखा तो सब कुछ है, मगर जब आप एग्जाम टाइम में ढूंढोगे ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप ढूंढोगे अकाउंट्स के 4th चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ हो रहा है या सेकंड क्वेश्चन कहाँ हो रहा है, लिखा हुआ है, बहुत टाइम लग जाएगा या हो भी सकता है ना भी। तो इसके लिए हम करते क्या है, स्कूल में अगर हमने एक रफ रजिस्टर ले गए हैं तो घर आके हम क्या करते हैं बेटा, फेयर रजिस्टर बनाते हैं। अकाउंट का अलग, इको का अलग, बिजनेस का अलग, फिजिकल का अलग, इंग्लिश का अलग। यहाँ पर भी अकाउंटिंग में भी यही करना है। हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली सर, सेल की चीजें भी लिख दी, परचेज की भी लिख दी, इनकम की भी लिख दी, एक्सपेंसेस की भी लिख दी, जो पैसा आया वो भी लिख दिया, जो पैसा गया वो भी लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सबके सेपरेट सेपरेट रजिस्टर बनाएंगे, मतलब परचेज का अलग, सेल्स का अलग, इनकम का अलग, एक्सपेंसेस का अलग। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 ही नहीं बनेंगे, जितने भी अलग अलग कंपोनेंट है सबके अलग अलग रजिस्टर बनाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, अगर मुझे परचेज से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो परचेज का रजिस्टर उठा लूंगा, सेल से रिलेटेड जानकारी चाहिए सेल का रजिस्टर उठा लूंगा, इनकम से रिलेटेड चाहिए इनकम का उठाऊंगा, एक्सपेंसेस से रिलेटेड। जैसे आप क्या करेंगे, आपको अकाउंट्स का कोई वर्क देखना है तो अकाउंट्स के रजिस्टर में देखोगे ना, फिजिकल के में थोड़ी ना देखोगे, इकोनॉमिक्स में तो देखोगे। अब क्या करते हैं जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जी, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समरी ऑफ अकाउंट, समरी को बोलते हैं समराइजिंग। यहाँ पे समरी क्या करेंगे, यहाँ हमने पहले एक रजिस्टर बनाया, फिर सबके सेपरेट सेपरेट रजिस्टर बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको समरी फॉर्म में ले आएंगे। समरी में क्या करेंगे, हम टोटल टोटल कर देंगे, पूरे साल में इतने रुपए का सामान खरीदा, पूरे साल में इतने रुपए का बेचा, पूरे साल में इतने की इनकम हुई, पूरे साल में इतने रुपए का एक्सपेंस हुआ, टोटल कर दिया, उसे क्या बोल दिया, समरी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनालिसिस। हमने कितने स्टेप करे, 4, 1 2 3 4। है तो हम भी इंसान, गलती तो भगवान से भी हो जाती है, हम तो इंसान है, इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। तो अब हम इसको दोबारा से चेक कर रहे हैं कि कोई गलती तो नहीं हो गई, ऊपर के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने करे हैं उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर मिस्टेक करी है तो उस मिस्टेक को क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए। To check or rectify the errors। गलतियों को देखिए, अगर है गलती तो सही कर दीजिए। अब गलतियां सही हो गई हमारी, अब करेंगे बेटा इंटरप्रिटेशन। अकाउंट्स का मेन काम क्या होता है, अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस निकालना है। सर इतने सारे स्टेप कर लिए, प्रॉफिट लॉस का तो नाम ही नहीं लिया आपने।
बेटा अब लूंगा, क्योंकि अब मेरी गलतियां भी सही हो गई है, लिख भी लिया है मैंने, सब कुछ कर लिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरप्रिटेशन करूंगा सारे डेटा की, और फिर उससे कैलकुलेट करूंगा कि बिजनेस में फायदा हो रहा है या बिजनेस में लॉस हो रहा है। अब आते हैं बेटा ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है जी? कम्युनिकेशन बेटा बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ, उस प्रॉफिट लॉस को हमें बताना है सबको। ऐसा नहीं है हमारे 10th में मार्क्स कम आ गए तो हम किसी को नहीं बता रहे। हमें कैसे पता रिलायंस कितना प्रॉफिट कमा रहा है कितना नहीं? आप रिलायंस के ऑफिस गए हो ना, आप गए ना मैं गया, तो मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता है रिलायंस ने बताया। तो हर एक बिजनेस की जिम्मेदारी है, चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसे बताना है। बताना किसे है जी? एक तो बताना है एक्सटर्नल यूजर को, और एक बताना है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर कौन होते हैं? ओनर और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर में आएंगे आपके एम्प्लॉइज, एक्सटर्नल यूजर में आपके आ जाएंगे एक्सटर्नल यूजर में एम्प्लॉइज आ गए, बैंक आ गए, एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ जाएंगे? आपके बैंक्स, कस्टमर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, लेंडर या पब्लिक। ये एक्सटर्नल यूजर में है। बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल में फर्क क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल में एक फर्क होता है कि ऐसे पर्सन जिनके पास पावर होती है कि वो अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरनल यूजर। तो ये पावर सिर्फ ओनर और मैनेजमेंट के पास होती है। मैं चाहूं कि मुझे रिलायंस के अकाउंट्स मिल जाएं, तो बेटा जितने अंबानी जी चाहेंगे ना उतने ही मिलेंगे। जितनी उन्होंने परमिट कर रखा हो कि मैं उतने देख सकता हूं, उतने ही देख पाऊंगा, बाकी नहीं देख पाऊंगा। तो ये सिर्फ दो ही लोगों के पास पावर होती है, एक तो जो मैनेजमेंट में होते हैं और दूसरे ओनर के पास। बाकी आउटसाइडर के पास पावर नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल। और जो जिनके पास पावर होती है वो अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरनल। अब एक लास्ट चीज थी हमारी, लास्ट क्या थी बेटा? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? दोज ट्रांजैक्शंस which are measured in the terms of money, जिनको हम पैसों के टर्म में क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं। उन चीजों को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। यानी कौन सी ऐसी चीज है भाई जिसको पैसों में तोल सकते हैं? सबको ही तोल सकते हैं, तो फिर यह मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्यों लिखा? फिर तो लिख देते ना होल ट्रांजैक्शन। कौन सी ऐसी चीज है जो पैसों में नहीं तोली जा सकती, जिसकी पैसों में कोई वैल्यू नहीं है? आपकी खुद की, बताओ कितनी वैल्यू? ह्यूमन की लाइफ की कोई वैल्यू है? नहीं है। आपकी ईमानदारी की, आपकी एफिशिएंसी की, आपकी मेहनत की, लगन की, इनके बिना तो बिजनेस नहीं चलता ना। इनकी पैसों में कोई वैल्यू नहीं है। जिस चीज के पैसों में वैल्यू ना हो उसके हम अकाउंट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते सर? एक एग्जांपल दोबारा से लेता हूं। मैंने बोला था 20 का मार्कर लाते हैं, 30 का बेचते हैं, 1 रुपए का इसमें सारा खर्चा हो रहा है, तो 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना? बताया था भी एग्जांपल। अब मैं कह रहा हूं मुझे ही पता ही नहीं मार्कर कितने रुपए का आता है, आपको इसका कॉस्ट नहीं पता। अब आप इसको 30 रुपीज का बेच रहे हैं, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ? निकाल ही नहीं सकते। बचपन से पढ़ते हुए ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? मिसिंग है।
तो हर वो चीज जिसको हम पैसों में तोल सकते हैं उसी के अकाउंट में। तो होपफुली बेटा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।